गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत है। हम लोग पीजीटी परीक्षा में इतिहास विषय में जो पूर्व वर्षों के प्रश्न आए थे उन पर डिस्कशन कर रहे थे और वर्ष 2013 के री एग्ज़ाम की जो परीक्षा हुई थी, जो री एग्ज़ाम हुआ था, पुनर्परीक्षा हुई थी, उस पर पहुँचे हैं और 2 क्लासों में 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो शेष प्रश्न बचे हैं उसमें से 25 प्रश्नों पर डिस्कशन आज करेंगे। डिस्कशन का उद्देश्य सर्वविदित है कि हम लोग जो है एक प्रमाणित सर्वमान्य आंसर प्राप्त करना चाहते हैं, उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं। साथ में उन तथ्यों, उन घटनाओं, उन आइडियाज़, उन कॉन्सेप्ट पर भी विचार करना चाहते हैं जहां से नए प्रश्न बन सकते हैं, जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। और हम लोग अब क्लास शुरू करेंगे, डिस्कशन शुरू करेंगे। उससे पहले आप सब लोग जो है गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह बार बार आग्रह आपसे किया जाता है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वह लोग शेयर कर देंगे। शेयर करने से मेरा फ़ायदा यह है कि चैनल का विस्तार होगा। आपका फ़ायदा यह है कि जो मटेरियल प्रदान किए जा रहे हैं, जो कंटेंट प्रदान किए जा रहे हैं, वो सबको मिलेगा, आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को। और सब लोग जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं उसमें उसका उपयोग करेंगे। निश्चित तौर पर शिक्षक बनेंगे, सफल होंगे, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। चलिए आज हम लोग जो है पीजीटी वर्ष 2013 पुनर्परीक्षा की तीसरी क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 51 है। निम्नलिखित लेखकों में से कौन अकबर का घोर आलोचक था? ऑप्शन ए है बदायूनी, 2 है फैजी सरहिंदी, सी है मुल्ला दाऊद और डी है निजामुद्दीन अहमद। इसमें से कौन अकबर का घोर आलोचक था? तो अकबर का घोर आलोचक कौन था? बदायूनी था। बदायूनी का पूरा नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। अब अब्दुल कादिर बदायूनी, कादिर कैसे हुआ, बदायूनी कैसे, उस पर भी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। इसने ये अकबर का घोर आलोचक था और अकबर की प्रत्येक नीति को, अकबर की प्रत्येक नीति, प्रत्येक सुधार नीति या सुधार को क्या बताया? इस्लाम विरोधी बताया। इसको बताया ये सब क्या है? इस्लाम विरोधी है। इसने तो एक सूची भी जारी किया था अकबर के इस्लाम विरोधी कार्यों की, एक सूची जारी की थी। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है मुंतखब उत तवारीख। मुंतखब उत तवारीख। मुंतखब उत तवारीख की अवरचना के बारे में समझिए। यह लिखी गई थी अकबर के समय और इसको जो है बदायूनी ने छिपा कर रखा था। फिर जब जहांगीर बादशाह बना, जहांगीर जब बादशाह बना तब इसको क्या किया गया? प्रकाशित किया गया जहांगीर के समय में। इतना क्लियर हुआ। अब बदायूनी के बारे में, मुंतखब उत तवारीख के बारे में और चीज समझी जाए। मुंतखब उत तवारीख को कहते हैं हिंदुस्तान का आम इतिहास। इस पुस्तक को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान का आम इतिहास। इस पुस्तक को हिंदुस्तान का आम इतिहास कहते हैं। इसमें महमूद गजनवी से प्रारंभ करके अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक की, अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का विवरण प्राप्त होता है। यह मुंतखब उत तवारीख जो है वो 3 भागों में है। कितने भागों में? 3 भागों में है।
पहले भाग में वह महमूद गजनवी से शुरू करके हुमायूं तक का विवरण दर्ज करता है। दूसरे भाग में हुमायूं के बाद से अकबर के शासनकाल के 40 वर्षों तक विवरण होता है। तीसरे भाग में वह संतों, विद्वानों, इन सबकी जीवनियाँ उसमें दी गई है। ये जो बदायूनी था, बदायूनी जो है अबुल फजल का सहपाठी था। अबुल फजल के साथ में ही इसने शिक्षा प्राप्त की थी शेख मुबारक से। तो शेख मुबारक कौन थे? शेख मुबारक जो है अबुल फजल और फैजी के पिता थे। इनसे शिक्षा पाया था और यह अरबी, फारसी और संस्कृत का ज्ञाता था। अरबी, फारसी और संस्कृत, 3 भाषाओं का इसको अच्छा ज्ञान था। और साथ में यह कादरी नाम से, किस नाम से? कादरी। अब्दुल कादिर बदायूनी में जो कादिर है, तो वह जो है कादिर के नाम से, उपनाम से रचनाएं लिखता था। किस नाम से? कादिर के उपनाम से है रचनाएं लिखता था। और उसने जो है कादिर के नाम से, इतना तो क्लियर हो गया कि कादिर के नाम से जो है वह रचनाएं लिखता था। और 1576 ईस्वी में अकबर ने इमाम बनाया था। अकबर ने क्या बनाया था इसको? इमाम का पद दिया था। इसलिए इसका एक उपनाम इमाम अकबर शाह भी है। एक उपनाम क्या है? इमाम अकबर शाह। अब्दुल कादिर का एक उपनाम इमाम अकबर शाह है। तो 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में अब्दुल कादिर बदायूनी शामिल हुआ था, क्योंकि वह गाजी बनना चाह रहा था। गाजी की उपाधि प्राप्त करने के लिए हल्दी घाटी के युद्ध में अब्दुल कादिर बदायूनी भी सम्मिलित हुआ था। इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी, अगर कहीं पूछा आपको परीक्षा में कौन सा जो है लेखक हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, तो बदायूनी ही था। अकबर ने उसको इमाम बनाया। साथ में अकबर ने बदायूं में, कहां पर? उत्तर प्रदेश में बदायूं में 1000 बीघा मदद ए मास के रूप में दिया। बदायूनी को बदायूं में, अब्दुल कादिर को बदायूं में 1000 बीघा जो है क्या मिली थी? जमीन मिली थी मदद ए मास के रूप में, जो विद्वानों को दी जाती थी। और वहां पर जो है इसको जमीन मिलने के कारण ही इसका नाम बदायूनी, जो उपाधि बदायूनी नहीं पड़ी, वो इसलिए पड़ी क्योंकि 1000 बीघे पर उसने जो है अपना प्राप्त किया था मदद ए मास के रूप में। इसके अलावा एक है सिंहासन बत्तीसी, एक किताब थी सिंहासन बत्तीसी, अकबर के राजमहल में पढ़ने के लिए ले गया, इससे खो गई। इससे अकबर बहुत क्रोधित हुआ था। अकबर ने कहा था कि आप दरबार में मत आया करिए, महल में मत आया करिए, क्योंकि आपसे सब पुस्तकें वगैरह गुम हो जा रही है। समझ रहे हैं? तो ये सब महत्वपूर्ण तथ्य थे अब्दुल कादिर बदायूनी के बारे में। इससे पहले भी देखिए पीजीटी 2000 के क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा था, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? वहां ये प्रश्न आया था, वही प्रश्न घोर आलोचक के रूप में यहां आ गया। अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 52। राजकुमार दारा शिकोह ने किसका फारसी में अनुवाद कराया था? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है उपनिषद, सी है सुश्रुत संहिता, डी है ब्रह्म सिद्धांत। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद करवाया था ना, इसलिए ऑप्शन बी इसमें सही है। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का काशी के पंडितों के सहयोग से, काशी के पंडितों या ब्राह्मणों के सहयोग से
के सहयोग से फारसी में अनुवाद कराया। अनुवाद कराया, उस अनुवाद का नाम था सिर्र ए अकबर। क्या नाम था? सिर्र ए अकबर या सिर्र ए असरार। सिर्र ए असरार, असरार या सिर्र ए अकबर था, जिसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है गहन रहस्य। समझ रहे हैं? ये दारा शिकोह के अनुवाद की ही देन है कि उपनिषदों के बारे में 18वीं शताब्दी में यूरोप के लोग इसी सिर्र अकबर के माध्यम से उपनिषदों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाए। समझ रहे हैं? इसके अलावा दारा शिकोह ने और भी अनुवाद किए थे। एक है भगवत गीता और योग वशिष्ठ का भी अनुवाद दारा शिकोह ने काशी के पंडितों के सहयोग से करवाया। दारा शिकोह ने एक पुस्तक लिखी थी, पूछा जाता है परीक्षा में, मज्म उल बहरीन, जिसका मतलब होता है दो समुद्रों का मिलन। यह भी रचना दारा शिकोह की है, आपको पता होना चाहिए। और संस्कृत में एक ग्रंथ था समुद्र संगम। इसी मज्मुल बहरीन जो पुस्तक थी, इसी का जो संस्कृत वर्जन था वह क्या था? समुद्र संगम था। इसके अलावा जो है कादरिया सिलसिले से जुड़े हुए थे। और दारा शिकोह ने सकीनत उल औलिया और सफीनत उल औलिया पुस्तकों की भी रचना की जो सूफी धर्म से संबंधित रही है। इसके अलावा दारा शिकोह की उपाधि रही है शाह बुलंद इकबाल। परीक्षा में पूछा जा सकता है, शाह बुलंद इकबाल किसकी उपाधि थी? इसके अलावा दारा शिकोह की उपाधि थी संस्कृत एक कलंदर की उपाधि किसकी थी? तो ये तो दारा शिकोह की थी। अब आपको दारा शिकोह के रचनात्मक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। पीजीटी 2000 में क्वेश्चन नंबर 88 पूछा था, दारा शिकोह के प्रश्न में किस संस्कृत कृति का फारसी अनुवाद नहीं हुआ था? प्रश्न नंबर 28 पूछा था 2005 में, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ दारा शिकोह की रचना नहीं है? और 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके शासन काल में हुआ था? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने किया था। और किसका पुत्र था? ये शाहजहां का था, और शाहजहां के शासन काल में कार्य हुआ था। समझ गए? आइए क्वेश्चन नंबर 53 है, औरंगजेब के राज्यकाल का महत्वपूर्ण ग्रंथ फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए है भीमसेन, बी है ईश्वरदास, सी है नियामत अली खान, डी है अली मोहम्मद खान। पुस्तक का क्या नाम है? फुतुहात आलमगीरी, जिसकी रचना की है ईश्वरदास नागर ने। किसने की है? ईश्वरदास नागर ने। ए जो है ऑप्शन बी इसमें क्या है? सही है। फुतुहात आलमगीरी का मतलब होता है आलमगीर की विजय, औरंगजेब की विजयों का वर्णन है। फुतुहात आलमगीरी में विजयों का वर्णन किया गया है। समझ रहे हैं? इसमें कोई ऑप्शन बी सही है।
और देखिए एक बार क्वेश्चन 2002 में पूछा था, सूची दी थी और पूछा था कौन कौन सी पुस्तकें हैं इनको मिलवाइए, और सब पुस्तकें सब किसके समय की थी? औरंगजेब के समय की थी। देखिए खुलासत उत तवारीख सुजान राय की पुस्तक है, लुब उत तवारीख राय बिंदावन यहाँ मिलाना है, फुतुहात आलमगीरी अभी आपने स्वदास नागर की देखा, नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन कायस्थ बुरहानपुरी। समझ गए? तो यह प्रश्न अभी आपको एक और प्रश्न दिखेगा, नुस्खा ए दिलकुशा दिखेगा, तो यहीं से प्रश्न निकाले गए थे 2002 के, जो औरंगजेब के समय के हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है 54, थॉमस रो ब्रिटिश दूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। तो थॉमस रो ब्रिटिश दूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? उसका सही उत्तर क्या है? जहांगीर है, ऑप्शन बी सही है। औरंगजेब से पहले 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था कौन? जहांगीर के दरबार में आया था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस आया था। विलियम हॉकिंस की एक विशेषता ये थी कि वो अरबी और फारसी और तुर्की बोल सकता था, इसलिए उसको वार्ता करने के लिए सम्राट से बिचौलियों की आवश्यकता नहीं थी। जहांगीर ने उसका स्वागत किया था, उसको जो है 4000 का मनसब दिया था, जागीर प्रदान की थी, और उसको एक आर्मेनियाई महिला से शादी कराकर आगरा में बसाया भी था। वह 3 वर्ष रहने के बाद 3 वर्ष तक थे, 1611 ईस्वी में वापस चला गया था। उसके बाद फिर 1615 ईस्वी में थॉमस रो या थॉमस रो जो भी नाम है, थॉमस रो, सर थॉमस रो, और अपने जो है गुरु एडवर्ड टेरी, एक पादरी थे एडवर्ड टेरी, इनके साथ आया था। एडवर्ड टेरी इनके साथ आया था, और यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है प्रशासन मंडल द्वारा भेजा गया था। यह वहां का सांसद भी था, समझ रहे हैं? थॉमस रो भेजा गया था, और यह जो है अजमेर में जहांगीर से इसकी मुलाकात जहांगीर से अजमेर में हुई थी, और यह जिस जहाज से आया था उस जहाज का नाम था लायन नामक जहाज से यह आया था। यह भी 3 वर्ष तक रहा, 3 वर्ष तक रहा, और यह जो है 1619 ईस्वी में वापस गया। वह 3 वर्षों में कहाँ कहाँ रहा? आगरा रहा, अजमेर रहा, मांडू रहा, अहमदाबाद। आगरा, अजमेर, मांडू, अहमदाबाद, इन सब जगहों पर वो 3 वर्ष तक घूमता रहा। जाते समय एक जहांगीर का पत्र, एक फरमान वहां के सम्राट, तत्कालीन सम्राट जेम्स के लिए लेकर गया था, जिसमें यह लिखा था कि जो भी अंग्रेज भारत आएंगे उनका स्वागत है। यह बात लिखी गई थी, यह आपको समझ में आ गया होगा। यह देखिए पहले भी आ चुका है, पीजीटी 2000 के क्वेश्चन नंबर 33, पीजीटी 2009 के क्वेश्चन नंबर 31, पीजीटी 2011 के क्वेश्चन नंबर 87 में। यह इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप जानते रहिए। एक तीसरा नॉरिस आते हैं औरंगजेब के समय, तो 2-3 यही महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, बी है सिकंदर लोदी, सी है शेरशाह सूरी, और डी है अकबर। तो सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन जो है 20 में सही है, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में क्या किया था? राजस्थान के शासकों पर
अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए, अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए तथा जो व्यापारिक मार्ग आगरा से होकर जाता था, तो व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण, राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित करने और व्यापारिक मार्ग के पर नियंत्रण के लिए आगरा की स्थापना करवाई थी किसने? सिकंदर लोदी ने। यहां पर एक किला भी बनवाया था, एक किला बनवाया था। उस किले का नाम है बादलगढ़ का किला। क्या नाम है? बादलगढ़ का किला है। ये पूछा जाता है बादलगढ़ का किला किसने बनवाया। और फिर यहीं पर 1506 ईस्वी में आगरा को क्या बना दिया गया? राजधानी बना दिया गया। समझ रहे हैं? आगरा को राजधानी बना दिया गया। उसके बाद मुगल के समय में बहुत समय तक राजधानी आगरा रही। फिर बाद में शाहजहां के समय शाहजहानाबाद जब 1638 में बना है, तब राजधानी यहाँ पर दिल्ली आई है। समझ गए? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, देख लीजिए। पीजीटी 2005 में, 2010 में, 2013 में जो निरस्त परीक्षा थी, आगरा नगर की स्थापना की गई थी, मतलब किसके द्वारा? आगरा की स्थापना किसने की? निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? यह प्रश्न 2000 से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2021 तक में जो परीक्षा हुई है उसमें 4 बार पूछा जा चुका है इसको मिला करके। समझ गए? आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 56 है, औरंगजेब के राज्यकाल में नुस्ख ए दिलकुशा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? ऑप्शन है भीमसेन, बी है ईश्वरदास, सी है भगवान दास, डी है मनोहर। औरंगजेब के शासनकाल में नुस्ख ए दिलकुशा लिखा था भीमसेन, पूरा नाम है कायस्थ बुरहानपुरी। बुरहानपुरी। इस पुस्तक से तत्कालीन दक्षिण भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तत्कालीन दक्षिण भारत के बारे में, तत्कालीन दक्षिण भारत के इतिहास के जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। समझ गए? अकबर के समय का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये देखिए एग्जाम्पल भाई दे रहे हैं 2002 में जो सूची बनाने के लिए आया थे, इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 57 है, गुरु तेग बहादुर किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन है जहांगीर, बी है शाहजहां, सी है औरंगजेब और डी है शाह आलम द्वितीय। तो गुरु तेग बहादुर जो है समकालीन थे औरंगजेब के। ऑप्शन सी इसका सही है। गुरु तेग बहादुर गुरु परंपरा में 9वें गुरु थे, 9वें गुरु थे। और ये जो है औरंगजेब की ओर से जो आमेर के राजा जय सिंह थे, जय सिंह के पुत्र, जय सिंह के पुत्र क्या नाम था? राम सिंह के साथ में असम अभियान पर गए थे। जय सिंह के पुत्र राम सिंह के साथ असम अभियान में गए थे। वहां से आने के बाद इन्होंने जो है क्या किया? औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया। औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया। इनके कार्यों से लगा कि वह धार्मिक नीति का विरोध कर रहे हैं। तो जब इनकी धार्मिक नीति का विरोध किया तो औरंगजेब इनसे क्रोधित हुआ और इनको गिरफ्तार करवा लिया। गिरफ्तार करवा लिया और इनको जो है इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए इनको दबाव डाला। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए दबाव डाला।
जब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया तो इनको मृत्यु दंड औरंगजेब ने दे दिया। क्या किया? औरंगजेब ने इनको मृत्यु दंड दे दिया। इतना समझ में आया? अब एक कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। आइए इसको और देख लेते हैं। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। इन्होंने अमृतसर के स्थान पर मखोवाली को अपना स्थान बनाया। गुरु तेग बहादुर मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह के साथ असम अभियान में गए। वहां बादशाह औरंगजेब की ओर से अनेक युद्धों में भाग लिया। 1671 में पंजाब वापस लौटे तथा आनंदपुर में निवास करने लगे। वहां से पंजाब दौरे पर गए। वहां किसानों के संपर्क में आए। उन्होंने औरंगजेब के धार्मिक नीति का विरोध किया तथा किसानों को निडर रहने को कहा। गुरु ने कश्मीर के प्रांतीय प्रशासक के धार्मिक अत्याचारों का विरोध किया तथा वहां के ब्राह्मणों को उत्साहित किया। तेग बहादुर की लोकप्रियता बढ़ती गई, अतः मुगल अधिकारी उनके प्रति शंकालु हो गए। औरंगजेब भी उनसे क्रुद्ध हो गया। उसने उन्हें पकड़वा कर दिल्ली लाया। इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव डाला। इनकार करने पर 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया। इतना क्लियर? आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर है 58। किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? ऑप्शन है बीबी का मकबरा, बी है मोती मस्जिद, सी है जामी मस्जिद, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दक्कन का ताजमहल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए इसमें सही है, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। कहाँ बनवाया था? औरंगाबाद में। इनकी जो प्रिय बेगम थी, प्रिय पत्नी जो थी, उनका नाम था राबिया उद्दौला। इन्हीं का मकबरा जो है कहाँ बनवाया गया था? औरंगाबाद में। राबिया उद्दौला इन्हीं को, इसी मकबरे को जो बनवाया है, कब बनवाया था? 1678 ईस्वी में बनवाया था। इसी मकबरे को बीबी का मकबरा कहते हैं। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा इसी को कहते हैं। और यह जो मकबरा बनाया गया था, इसका स्थापत्य आगरा के ताजमहल पर आधारित था। इसका स्थापत्य क्या था? आगरा के ताजमहल पर आधारित था। आगरा के ताजमहल पर आधारित होने के कारण इसको द्वितीय ताजमहल कहते हैं। आगरा के ताज पर इसका स्थापित होने के कारण इसे दक्षिण या दक्कन का ताजमहल कहते हैं। दक्कन का ताजमहल कहते हैं। दक्कन का ताजमहल कहते हैं। और समझिए, यह जो आगरा के ताजमहल के अनुकरण पर रबिया दौरानी का या बीबी का मकबरा बनाया गया था, इससे आगरा के ताजमहल से कम सुंदर था। उतना सुंदर नहीं था जितना सुंदर आगरा का ताजमहल है। इसलिए इसको काला ताज भी कहते हैं। अगर आपकी परीक्षा में पूछे काला ताज किसे कहते हैं, तो काला ताज या काला ताजमहल बीबी के मकबरे को कहते हैं। और इसको ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहते हैं। ताजमहल का फूहड़ नकल। समझ में आया? किसने बनवाया, कब बनवाया, क्या क्या इसके नाम है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। आइए एक बार देख लेते हैं। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में करवाया। इनकी पत्नी का जो मूल नाम था दिलरास बेगम था। इस मकबरे को बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला शैली जो है कैसी थी? ताजमहल पर आधारित है। अतः इसे द्वितीय ताज, दक्षिण या दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है। यह आगरा के ताजमहल की तुलना में कम सुंदर है। इस कारण से इसे काला ताज या ताजमहल की फूहड़
नकल भी कहा जाता है। ये बात हम लोगों ने भी किया था डिस्कशन के दौरान। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके मध्य हुई थी? ऑप्शन ए है मान सिंह, बी है टोडरमल, सी है जयसिंह, डी है शाइस्ता खां। जब औरंगजेब अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा था तो उसके सामने एक कड़ी चुनौती के रूप में औरंगजेब के सामने एक कड़ी चुनौती के रूप में शिवाजी उभर रहे थे। तो शिवाजी को अपने अधीन करने के लिए उसने प्रयास किया, अफजल खां को भेजा, शाइस्ता खां को भेजा, तो किसी को सफलता नहीं मिली। तब औरंगजेब जो है अपने सबसे योग्य सेनापति किसको भेजा? आमेर के राजा जयसिंह को। राजा जयसिंह को भेजा और आमेर के राजा जयसिंह ने कूटनीतिक चालें की तथा उनके जो संसाधन किले थे, जो उनके भरण पोषण में, जो उनके आगे बढ़ने में मदद कर रहे थे, उन सब पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो अंततः जो है शिवाजी संधि के लिए बाध्य हो गए। जब शिवाजी बाध्य हो गए तब जाकर के 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। और यह संधि हुई किसके किसके बीच? शिवाजी के बीच और आमेर के राजा जयसिंह के बीच। इसलिए देखिए ऑप्शन सी इसमें जयसिंह, सी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। समझ रहे हैं? इस संधि में क्या हुआ था? इस संधि में शिवाजी को अपने 4 लाख हूण वार्षिक आय वाले 23 किले औरंगजेब को देने पड़े। और अब जो है शेष जो है 12 किले ही इनके पास बचे। दरबार में शिवाजी नहीं आए, उन्होंने अपने पुत्र संभाजी को भेजा। तो संभाजी को इस शर्त के द्वारा संभाजी को पंचहजारी का मनसब तथा जागीरें दी गई। तथा इसी संधि में शिवाजी को यह वादा करना पड़ा कि जब बीजापुर के विरुद्ध जो है मुगल सेना आक्रमण करेगी तब जो है शिवाजी सैनिक सहायता करेंगे। समझ गए? अब इसको और डिटेल में समझना है, देखना है, तो आइए पीजीटी 2000 के क्वेश्चन नंबर 87 में राजा जयसिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी, यहाँ की व्याख्या में जाइए, आपको पूरा ऐसा मिल जाएगा विस्तार से। आइए क्वेश्चन नंबर है 60। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से अलग स्वतंत्र हो गया? ऑप्शन ए है मुर्शिद कुली खां, बी है अलीवर्दी खां, सी है मीर कासिम, डी है सिराजुद्दौला। यह प्रश्न है। तो अब उत्तर इसका क्या है? ऑप्शन ए टिक कर लीजिए, अभी समझते हैं। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया। बंगाल का दीवान बनाया। फिर जब फर्रुखसियर शासक हुए, तो 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बना दिया। मुर्शिद कुली खां को क्या बनाया? बंगाल का सूबेदार। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया। फिर इसने क्या किया? अपना काम शुरू किया। उसने राजधानी जो है ढाका से स्थानांतरित कर दिया। कैपिटल को कहां लाया? राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद लाया। और एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगा। स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगा। यद्यपि अभी भी वह जो है टैक्स कर
मुगल साम्राज्य को दिया करता था। उसने कुछ अच्छी चीज़ें प्रारंभ की। उसने जो है टोडरमल की जो पद्धति है, भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया। उसने तकावी ऋण को प्रारंभ किया। समझ रहे हैं? तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, आपको उत्तर मिल गया होगा। आइए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया। मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। 1719 में इन्हें उड़ीसा की भी सूबेदारी प्रदान कर दी गई। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। मुर्शिद जो है, मुर्शिद माने मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगा। इसके बावजूद वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खां ने भूमि सुधार प्रणाली अपनाते हुए समस्त जागीरों का अधिग्रहण कर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। इजारेदारी प्रारंभ की, ठेके की, कृषि को ठेके पे देने की जो प्रथा होती है इजारेदारी कहते हैं, उसको प्रारंभ किया। उसने किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया। एक बार परीक्षा में पूछा है कि बंगाल में इजारेदारी किसने प्रारंभ की थी? मुर्शिद कुली खां ने ही प्रारंभ किया था। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था? ए है बटाई, बी है जरीब, सी है कानकूट और डी है जब्ती। बटाई का मतलब बांटना होता है, वो 2-3 तरीके की होती है, रास बटाई, लंक बटाई ना। जरीब मतलब वो रस्सी होती है जिससे नापा जाता है। कनकूत होता है, उसमें अनुमान के आधार पर। यहाँ जब्ती प्रणाली, इसका सही उत्तर होगा क्या है? जब्ती प्रणाली। क्योंकि भूमि की पैमाइश, भूमि को नाप करके फिर उसमें जो फसलें हैं उनका गुणवत्ता को देख करके, उत्पादन को देखकर, उत्पादन को देख करके फिर जो टैक्स निकाला जाता है, जो लगान निकाली जाती है, वही टोडरमल की व्यवस्था में था। अब हुआ क्या कि उत्तर आपको मिल गया है जब्ती या जाब्ती। 1580 ईस्वी में क्या हुआ? 80 ईस्वी में टोडरमल को वित्त विभाग का जो सर्वोच्च पद होता है दीवान ए अशरफ बनाया गया। दीवान ए अशरफ बनाया गया। और इनके जो सहयोगी हैं, इनका सहयोगी बनाया गया किसको? ख्वाजा शाह मंसूर को। ख्वाजा शाह मंसूर को क्या बनाया गया? इनका सहयोगी बनाया गया। इन लोगों ने लगान की एक नई व्यवस्था दी। इन्होंने क्या किया कि पूरे साम्राज्य को 12 प्रांतों में बांट दिया। 12 प्रांतों में बांटने के बाद इन लोगों ने जो है लगान की एक नई व्यवस्था दी और इस व्यवस्था को कहते हैं आईने दहसाला। आईने दहसाला। इसी व्यवस्था को कहते हैं जब्ती। इसी व्यवस्था को कहते हैं बंदोबस्त आरजी। अगर कभी पूछे बंदोबस्त आरजी क्या है और बंदोबस्त जब्ती क्या है, आईने दहसाला। इसी आईने दहसाला को अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष 1580 में लागू कर दिया। समझ गए? अब जब आईने दहसाला को लागू किया गया तो उसमें किया क्या गया? उसमें किया गया कि विभिन्न फसलों के आंकड़े इकट्ठा किए गए। विभिन्न फसलों के 10 वर्षों के उत्पादन मूल्य, विभिन्न फसलों के 10 वर्षों के उत्पादन मूल्य और उस समय के प्रचलित मूल्य
पिछले 10 वर्षों के जो है जो उत्पादन मूल्य थे और जो प्रचलित मूल्य थे, समझ रहे हैं, इनका औसत निकाला गया और औसत निकाल करके औसत का 1/3, औसत का 1/3 भाग जो है लगान के रूप में निश्चित किया गया। यही है आईने 10 साला ना, 10 साल के रिकॉर्ड को लिया गया था, इसी को आईने 10 साला कहते हैं। इस व्यवस्था को टोडरमल ने इजाद किया था, इसलिए इसको टोडरमल पद्धति भी कहते हैं, टोडरमल पद्धति भी कहते हैं। और कहते हैं कि इस व्यवस्था का जनक टोडरमल था, लेकिन इस व्यवस्था को लागू किसने किया? 1580 में इसको लागू किया था शाह मंसूर ने, क्योंकि उस समय टोडरमल को बंगाल का दीवान बना दिया गया था, वहां पर नहीं था। अब समझ में आ गया होगा, आइए एक बार पढ़ लेते हैं। 1580 ईस्वी में टोडरमल को गुजरात से बुलाकर वित्त विभाग का सर्वोच्च पद दीवान ए अशरफ माने आला बना दिया गया। इसी समय ख्वाजा शाह मंसूर उसका सहायक नियुक्त हुआ। इसी जोड़ी ने साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया तथा नई भू राजस्व प्रणाली दी, जिसे आईने 10 साला, जब्ती या बंदोबस्त आरजी कहा जाता है। इसके निर्माण में टोडरमल का योगदान होने के कारण इसे टोडरमल प्रणाली भी कहा जाता है। लेकिन 10 साला व्यवस्था को शाह मंसूर ने लागू किया, क्योंकि इसी समय टोडरमल को बंगाल का सूबेदार बना दिया गया, दीवान नहीं सूबेदार बना दिया गया था। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में आईने 10 साला को लागू किया। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन मूल्य और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। इसके अंतर्गत कर की अदायगी नकदी में किया, नकद लिया जाता था। 10 साला प्रणाली मतलब कर का निर्धारण पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और प्रचलित मूल्यों के आधार पर किया जाता था, लेकिन उसका 1/10 भाग प्रतिवर्ष वसूल किया जाता था। 10 वर्षों का तो हमने औसत लिया है, लेकिन जो हमको औसत 1/3 आया है उसका 1/10% आपको हर साल देना है। इसे माल ए 10 साला कहा जाता है। अगर आपकी परीक्षा में पूछे माल ए 10 साला किससे संबंधित है, तो भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है और जो 1/10 भाग की बात करता है। समझ में आया? आगे देखिए, आईने 10 साला एक प्रकार की रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था इसलिए थी क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से किसान ही जो है राजस्व देने के लिए जिम्मेदार होता था, उत्तरदायी होता था। समझ गए? 10 साला प्रणाली संपूर्ण राज्य में लागू नहीं की गई, बल्कि केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रचलित हुई जिन क्षेत्रों में जाबती प्रणाली प्रचलित थी, जैसे लाहौर से इलाहाबाद तक, मालवा, गुजरात, बिहार एवं मुल्तान के कुछ हिस्सों में। आपको ये पता होना चाहिए कि आईने 10 साला अकबर ने कहां कहां लागू किया था। लाहौर से इलाहाबाद तक तथा मालवा, गुजरात, बिहार एवं मुल्तान के कुछ हिस्सों में। जहांगीर ने बंगाल में अकबर के समय लागू नहीं थी, जहांगीर ने लागू किया। आईने 10 साला को दक्षिण भारत में शाहजहां के शासनकाल में मुर्शिद कुली खां ने लागू किया। जिस मुर्शिद कुली खां की बात अभी ऊपर के प्रश्न में हम लोग बंगाल के संबंध में कर रहे थे, ये क्लियर हुआ? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 है, फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा किस विजय की स्मृति में बनवाया गया था? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है खानदेश, सी है अहमदनगर, डी है बरार। यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1572 में गुजरात की विजय की अकबर ने। उसके साथ बहुत चीजें जुड़ी हैं जो भी बताएंगे, कहां से आप देखेंगे, कहां से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उन्होंने जो सीकरी आए तो सीकरी का नाम चेंज कर दिया। इसका नाम क्या रखा? फतेहपुर सीकरी। फतेह करके आए थे तो इसका नाम रख दिया फतेहपुर
सीकरी, इतना क्लियर हुआ। फिर फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद थी। क्या थी? जामा मस्जिद थी। जामा मस्जिद का जो गेट था, जो दरवाजा था, इसको बहुत ऊंचा करा दिया। जामा मस्जिद के दरवाजे को बहुत ऊंचा करवा दिया। ऊंचा करवाने का इस दरवाजे का नाम पड़ा बुलंद दरवाजा। क्या नाम पड़ा? बुलंद दरवाजा। अब ये क्लियर हुआ कि बुलंद दरवाजा किस विजय की स्मृति में किया था? तो गुजरात विजय की स्मृति में किया था। अगर ये पूछे सीकरी का नाम बदल करके फतेहपुर सीकरी किस विजय के उपलक्ष्य में किया था, तो वो भी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में है। क्लियर कट है। या इससे पहले भी देखिए आपकी परीक्षा में आ चुका है, 2013 की जो निरस्त परीक्षा थी, बुलंद दरवाजे को अकबर ने अपनी किस विजय की स्मृति में बनवाया। इसके अलावा आपके टीजीटी में सोशल सब्जेक्ट में हिस्ट्री वाले पोर्शन में 3-4 बार आ चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया? ऑप्शन ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है जहांगीर, डी है अकबर। अभी हम लोग जब जो है टोडरमल प्रणाली या इन्हें 10 साल जब्ती पढ़ रहे थे, उसमें देखा था कि राजस्व की वसूली के लिए टोडरमल ने और शाह मंसूर ने 12 प्रांतों में बांटा था। तो देखिए जो उसके समय एक तो होता था साम्राज्य, होता था मुगल काल में साम्राज्य बटे थे सूबा में। इसी सूबा को क्या कहा जाता था? प्रांत कहा जाता था। और ये सूबा बटे थे सरकार में। सरकार क्या है? सरकार है जिला। क्लियर हुआ। और ये जो है सरकार परगना में बटी थी, उसके नीचे परगना था, परगना माने महाल, और महाल के नीचे गांव था। क्या था? गांव था। अब एक प्रश्न है कि प्रांतों में किसने बांटा? उत्तर इसका ऑप्शन डी है, अकबर ने। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कितने प्रांतों में बांटा था अकबर के समय में? अकबर के समय में शासनकाल के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में इसको बांटा गया 12 प्रांतों में। क्लियर रखिए, 12 प्रांतों में। फिर दक्षिण में उसने 3 प्रांत जीते। कौन से? खानदेश, बरार और अहमदनगर। तो इन जब 3 प्रांतों को, राज्यों को और जीता, तो इसके 3 प्रांत और बढ़ गए। 12 में 3 जुड़ गए, 15 हो गए। तो अगर ये पूछा जाए अकबर के समय कुल प्रांत कितने थे, तो 15 थे। प्रारंभ में अकबर ने अपने राज्यों कितने प्रांतों में बांटा, तब वो 12 होगा। समझ रहे हैं? इसके अलावा प्रांतों में विभाजन और प्रांत बने। जहांगीर के समय 2 प्रांत बने, तो 15 से कितना हो गए? 17 हो गए। वो 2 प्रांत कौन थे जो बढ़े हैं जहांगीर के समय? उड़ीसा और थट्टा। उड़ीसा और क्या था? थट्टा। जहांगीर के समय। शाहजहां के समय भी 2 प्रांत बढ़े, तो 17 से कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो कौन कौन से बढ़े थे शाहजहां के समय में? सिंध और कश्मीर। समझ गए? इसके अलावा औरंगजेब के समय भी, औरंगजेब के समय भी 2 प्रांत बढ़े। 19 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएंगे। तो औरंगजेब के समय जो 2 प्रांत बढ़े, उनका क्या नाम थे? सबको पता है, 1686 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को उसने जीता था। तो बीजापुर और गोलकुंडा को उसने बढ़ाया, गोलकुंडा को प्रांतों में अपने जोड़ लिया, 21 हो गए। तो मुगल साम्राज्य में सर्वाधिक प्रांत किसके समय थे? औरंगजेब के समय थे। कितने थे? 21 थे। इसको आपको देखना है, तो इससे पहले ही पूछा गया है
पीजीटी 2013 के निरस्त परीक्षा में मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया, वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 64 है, शिवाजी के राज्यकाल में कौन वित्त विभाग का प्रमुख था? ऑप्शन है अमात्य, बी है सचिव, सी है मंत्री, डी है सुमंत। समझ रहे हैं? तो औरंगजेब के शिवाजी के समय जो है ऑप्शन ए है अमात्य, या इसे मजमुआदार भी कहते थे। समझ रहे हैं? एक शिवाजी से प्रश्न आता है कि अष्टप्रधान ये क्या है? अष्टप्रधान जो है 8 अधिकारियों का, 8 मंत्रियों का एक समूह है जो शिवाजी को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान किया करते थे। शिवाजी को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देते थे। शिवाजी के जो अष्टप्रधान है किसी मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं थे, इसे मंत्रिपरिषद नहीं माना जा सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद में जो निर्णय होता है वो बहुमत से होता है, विचार विमर्श से होता है। यहां पर ये सचिव की तरह काम करते थे और ये राजा को उसके कार्यों में सहयोग करते थे, ना कि निर्णय लेने में। निर्णय राजा का होता था, उसको क्रियान्वित करना कैसे करना है ये अष्टप्रधान करते थे। अष्टप्रधानों पर प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग देख लेते हैं। पेशवा या मुख्य प्रधान, पेशवा या मुख्य प्रधान क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था, जो प्रशासन के कार्यों की देखभाल करता था और राजा की अनुपस्थिति में राजा के सभी कार्य पेशवा के द्वारा किए जाते थे। और किसी भी पत्र पर, किसी भी दस्तावेज पर राजा की मोहर लगती थी, उसके नीचे पेशवा की मोहर लगती थी। समझ गए? ये प्रधानमंत्री था। दूसरा है अमात्य या मजमुआदार। अमात्य या मजमुआदार यह वित्त और राजस्व विभाग के प्रमुख के रूप में काम करता था। तीसरा है वाकिया नवीस या मंत्री। ये करता क्या था कि राजा की दैनिक जो कार्य होते थे और राज दरबार में जो प्रतिदिन होता था उन सब का विवरण रखता था, और वर्तमान जो है होम मिनिस्टर की तरह काम करता था, होम मिनिस्टर की तरह। समझ गए? चौथा है सुरुनवीस या सचिव। सुरुनवीस या सचिव जो शाही पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था। सुरुनवीस तो आपने 4 देख लिया, पेशवा, अमात्य, मजमुआदार, वाकिया नवीस या मंत्री, सुरुनवीस या सचिव। पांचवा आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा जो है सुमंत या दबीर था। सुमंत या दबीर था। आज के जो विदेश मंत्री कार्य करते थे वही दबीर करता था, सुमंत करता था, तो ये विदेश मंत्री था। समझ गए? छठा सेनापति को सर ए नौबत भी कहा जाता था। सर ए नौबत इस सेना की भर्ती करता था, उनका संगठन बनाता था और उनके रसद का प्रबंध करता था। एक काम किसका था? सेनापति सर ए नौबत का। 7वें नंबर पर थे पंडित राव, जो विद्वानों और धार्मिक कार्यों को अनुदान दिया जाता था
उस अनुदान की देख रेख करते थे। अनुदान का दायित्व तो किसका था? पंडित राव का था। और 8वें थे न्यायाधीश। न्यायाधीश थे ये राजा के बाद सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था? राजा। तो राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश थे मुख्य न्यायाधीश। और ये दीवानी तथा फौजदारी, दीवानी तथा फौजदारी दोनों तरह के मामले देखते थे। दीवानी तथा फौजदारी, दीवानी तथा फौजदारी दोनों तरह के मामले देखते थे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात थी, सेनापति को छोड़कर शेष सब ब्राह्मण होते थे। सेनापति को छोड़ करके शेष सब क्या होते थे? ब्राह्मण होते थे। और पंडित राय और न्यायाधीश को छोड़ करके शेष सभी को आवश्यकता पड़ने पर सेना का संचालन करना पड़ता था। समझ गए? इतना क्लियर हुआ? ये प्रश्न इससे पहले पूछा गया है कई बार, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा और विवरण आपको मिलेंगे। पीजीटी 2002 में पूछा था शिवाजी के दबीर या सामंत कौन थे। पीजीटी 2003 में पूछा था मराठा प्रशासन में अमात्य मजमूदार किसका प्रमुख अधिकारी था ना, आज इस यही पूछा गया। 2013 में जो निरस्त परीक्षा अष्टप्रधान नामक मंत्र परिषद होती थी, शिवाजी थे उसमें विकल्प में। समझ गए? अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है 65। माउंटबेटन के जाने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया? ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, बी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है राजेंद्र प्रसाद। माउंटबेटन जब भारत को आजादी दी गई उस समय माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने। वायसराय थे, वायसराय के पद को गवर्नर जनरल में बदल दिया गया। जब ये गए हैं 21 जून 1948 को, तब से 26 जनवरी 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर जो ऑप्शन बी में आप दिखाई पड़ रहे हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी ने भारत के गवर्नर जनरल के पद पर काम किया। समझ रहे हैं? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछे सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर ये प्रश्न पूछे तब भी कौन आएंगे? सी राजगोपालाचारी आएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई थी? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम, बलवंत सिंह। बी है रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, शुजाउद्दौला। सी है मीर कासिम, रॉबर्ट क्लाइव, नजमुद्दौला। डी है शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला। अब 1765 की इलाहाबाद की संधि को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा उस निर्णायक युद्ध को। वह निर्णायक युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध था ना। बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम, तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला पराजित हुआ। मीर कासिम इसमें मारा गया, आलम शाह शुजाउद्दौला पराजित हुए। पराजित होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने इन लोगों से संधि की। रॉबर्ट क्लाइव ने किससे संधि की? शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। दोनों से अलग अलग संधि की। शाह आलम द्वितीय से उन्होंने संधि की 12 अगस्त 1765 में। इस संधि को कहते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि। इसको प्रयागराज मत करिएगा, इलाहाबाद की प्रथम संधि। समझ गए?
उसके बाद शुजाउद्दौला से किया 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 में। इसको कहते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि। अब संधि किससे किससे की आप देख लीजिए, क्लाइव, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला से, ठीक नहीं। अब विकल्प डी में जाइए, शाह आलम द्वितीय, क्लाइव और शुजाउद्दौला, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा ही क्या किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो सबसे महत्वपूर्ण है, दीवानी दे दी। और इस संधि पत्र पर जो हस्ताक्षर हुआ था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, बंगाल के तत्कालीन नवाब नजमुद्दौला ने किया था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किया था। और ये जो दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त को, इसमें क्या हुआ, कड़ा और इलाहाबाद जो पहली संधि में माना गया था शाह आलम को देंगे, तो अवध के नवाब से लेकर के शाह आलम को दिया गया संधि के द्वारा, तथा युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए का जुर्माना इस संधि के माध्यम से शुजाउद्दौला ने जो है देना स्वीकार किया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी यहां से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, आप पीजीटी प्लेलिस्ट 2011 के क्वेश्चन नंबर 98 पर ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी कब प्राप्त हुई। जब वो व्याख्या कर रहे थे तो ये भी व्याख्या किए थे। अगर आप इसको समझ लिए रहे होंगे तो निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 67 है, किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद, धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। ऑप्शन ए है अहमदुल्लाह, बी है सरफराज अली, सी है शरीयतुल्लाह और डी है शाह वली उल्लाह। जिहाद या धर्म युद्ध का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए है अहमदुल्लाह ने दिया था। ये मूल रूप से तमिलनाडु के अरकाट के निवासी थे, अरकाट के निवासी थे और फैजाबाद में आकर के बस गए थे, फैजाबाद में रहने लगे थे। इन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों से जिहाद का आह्वान किया और कहा कि हमें इन जो है काफिरों को जो है देश से बाहर निकाल देना चाहिए। इनसे अंग्रेज सत्ता त्रस्त आ गई और इन पर जो है 50,000 रुपए का नकद इनाम रखा गया। अगर इन्हें पकड़ के लाएंगे तो 50,000 रुपया नकद दिया जाएगा। इसके बाद भी अहमदुल्ला पकड़ में नहीं आए। बाद में रेनार ने कार्रवाई की। रुहेलखंड की भाग्य रुहेलखंड जा रहे थे और रुहेलखंड की सीमा पर एक है पुआया। पुआया है, जो लोग हरदोई, शाहजहांपुर इत्यादि स्थानों पर रहने होंगे पुआया के बारे में जानते हैं। रुहेलखंड के पास पुआया, यहाँ पर गोली मारी गई, गोली लगने से इनकी मृत्यु हो गई। समझ लिए इसको, आइए देख भी लेते हैं। मौलवी अहमदुल्ला मूलतः तमिलनाडु के अरकाट के निवासी थे, जो बाद में फैजाबाद आकर बस गए। उन्होंने जून 1857 में फैजाबाद में विद्रोह की अगवानी की। उन्होंने विभिन्न धर्मावलंबियों से जिहाद के लिए एकत्रित किया। उन्होंने कहा, सारे लोग अंग्रेज काफिरों के विरुद्ध खड़े हो जाओ, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। अहमदुल्ला ने कहा। अहमदुल्ला की कार्रवाई से त्रस्त होकर अंग्रेजों ने 50,000 का नगद इनाम घोषित किया, फिर भी उनको जीवित ना पकड़ सके। परीक्षा में यहाँ पूछा है 2 क्वेश्चन, जिहाद किसने दिया, तीसरा किस जो है क्रांतिकारी पर, विद्रोही पर 50,000 का इनाम रखा गया था। यह प्रश्न बनता है। जनरल रेनार ने 5 जून
1858 को विद्रोह को कुचल दिया तथा अहमदुल्ला को बुंदेलखंड की सीमा पर पोआया में गोली मार दी गई, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 68 है, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? ए है भीलों का, बी है गारों का, सी है कोलों का, डी है संथालों का। देखिए पागलपंथी जो विद्रोह है, पागलपंथी, ए है ऑप्शन बी गारों का। पागलपंथी जो है गारों का एक अर्धधार्मिक संप्रदाय था। समझ में आया? इसके नेता थे करमशाह। इनका जो अर्धधार्मिक संप्रदाय था, इस समानता, बंधुत्व, सत्य, समानता एवं बंधुत्व पर आधारित था। इनके बाद इनका पुत्र आया जिसको टीपू मीर या टीटू मीर भी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है टीटू मीर किस आंदोलन से संबंधित है। टीटू मीर में राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। इन्होंने जो है जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह में काश्तकारों का समर्थन किया। इन्होंने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह में काश्तकारों का समर्थन किया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पागलपंथी जो है गारों से संबंधित था। और इसको और देख लेते हैं हम लोग। पागलपंथी गारो जनजाति का एक अर्धधार्मिक संप्रदाय था जो उत्तर पूर्व भारत में करमशाह द्वारा चलाया गया था। यह धार्मिक पंथ सत्य, समानता, बंधुत्व पर बल देता था। करमशाह का पुत्र टीटू मीर इस विद्रोह का नेता था, जिसने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए धर्म का सहारा लिया और 1813 ईस्वी में जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थन में विद्रोह किया। 1825 ईस्वी उसने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और वहां का स्वतंत्र शासक बन गया शेरपुर का। उसने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक न्यायाधीश एवं जिलाधीश भी नियुक्त किया, किंतु 1831 में इस विद्रोह को दबा दिया गया। टीटू भागकर जिंद चला गया। अंततः 1852 में उसकी मृत्यु हो गई। समझ गए? आगे चलें। अगला क्वेश्चन है 69, निम्न में से किस विद्रोह का नेता बिरसा था? ऑप्शन ए है भील, बी है गारो, सी है मुंडा, डी है कुकी। तो यह बिरसा का पूरा नाम बिरसा मुंडा से होगा। एसी है मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1900 तक छिटपुट रूप में चला है और इसके जो है नेतृत्व करता रहे हैं बिरसा मुंडा। इस विद्रोह को, जो मुंडा विद्रोह था, उलुग खानी विद्रोह कहते हैं। उलुग खानी कहते हैं। इसको उलगुलान भी कहते हैं, उलगुलान भी कहते हैं। समझ रहे हैं? इसको महाविद्रोह कहते हैं। इसको सरदारी विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरदारी विद्रोह भी कहते हैं। और पूछा जाता है कि ये मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो उस समय बिहार, आज झारखंड के छोटा नागपुर पहाड़ में के रांची के पूर्वी भागों में ये हुआ था और जिसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। अब आपको एक समझ में आ गया होगा, एक आउटलाइन। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं, हमारी समझ और बेहतर होगी। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक छिटपुट चलता रहा।
इस विद्रोह को उल्ग खानी, उलगुलान या महाविद्रोह कहा जाता है। इसे सरदारी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा आदिवासी बिहार, वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर पठार के रांची के दक्षिणी भागों में निवास करते थे। इनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी खुटकट्टी या मुंडारी। खुटकट्टी या मुंडारी क्या है? सामूहिक खेती थी, सब लोग मिल करके साथ में खेती किया करते थे, सामूहिक खेती की प्रथा थी। फिर अंग्रेज जब आए तो नवीन भूमि व्यवस्था आई। नवीन भूमि व्यवस्था में स्वामित्व दिया गया, व्यक्तिगत स्वामित्व आया, व्यक्तिगत स्वामित्व की अवधारणा आई। इससे मुंडा लोगों को लगा कि जो हमारी मान्यता है, जो हमारी परंपरा है, उसमें जो हस्तक्षेप किया जा रहा है, फलता अंग्रेजों के विरुद्ध बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 ईस्वी में आंदोलन आरंभ हो गया। समझ गए? बिरसा मुंडा एक ईश्वरवाद में विश्वास रखता था। उसने अपने को भगवान का दूत, एक बार प्रश्न पूछा था कि ये कौन आंदोलनकारी था जिसने अपने को भगवान का दूत घोषित किया? तो बिरसा मुंडा। और अपने समर्थकों को सिंह बोंगा की पूजा करने को कहा। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपनी जाति का स्वशासन स्थापित करने हेतु सिंह भूमि और रांची में विद्रोह का आह्वान किया। कहां पर किया था? सिंह भूमि और रांची में विद्रोह का आह्वान किया और कहा कि दिकुओं माने गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी, उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी, उनके खून से भूमि या जमीन इस तरह से लाल होगी जैसे लाल झंडा। यह बात कही। 5 जनवरी 1900 को संपूर्ण मुंडा क्षेत्र में विद्रोह फैल गया। इसमें स्त्रियां भी शामिल थी। उन्होंने पुलिस को भी निशाना बनाया। इस विद्रोह में पुलिस से झड़प हुई इन सब की। जनवरी के अंत में सैलर के पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना द्वारा बिरसा मुंडा पराजित हुआ और 3 फरवरी 1900 को सिंह भूमि में गिरफ्तार कर लिया गया। अंततः रांची जेल में जून 1900 में हैजा के कारण मुंडा की मृत्यु हो गई। इसके बाद यह विद्रोह शांत हो गया। ब्रिटिश सरकार ने भी प्रयास किया। छोटा नागपुर में काश्तकारी कानून द्वारा कृषकों को कुछ राहत दी तथा बेट बेगारी अथवा बधुआ मजदूरी प्रतिबंधित कर दी गई। क्लियर? आगे चलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 है, कब गवर्नर जनरल ने वायसराय को अतिरिक्त उपाधि प्राप्त की? ए है 1833 में, बी है 1853 में, सी है 1858 में, डी है 1877 में। इनका एक कहना है कि गवर्नर जनरल को कब से वायसराय कहा जाने लगा, ये प्रश्न है। हुआ क्या था? 1857 का जब विद्रोह हुआ, विद्रोह के समय भारत का प्रशासन किसके पास था? कंपनी के पास था। अब 1857 का जब विद्रोह हुआ तो महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 को तत्कालीन जो है वायसराय कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, एडीसी के आसपास में है, मिंटो पार्क में पढ़ा महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। उसी घोषणा पत्र के आधार में बना भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। इसको कहते हैं एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया 1858। इसी के तहत कई कार्यों में एक कार्य किया गया कि जो भारत की सत्ता थी, भारत की सत्ता अभी जो कंपनी के पास थी वो क्राउन के पास चली गई, मतलब वो महारानी के पास चली गई। अब सत्ता कंपनी नहीं चलाएगी, क्राउन चलाएगा। और क्राउन का जो प्रतिनिधि होगा, जो व्यक्ति उत्तरदायित्व लेगा, प्रतिनिधि जो होगा वह होगा वायसराय। और गवर्नर जनरल को तब से क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। इसमें देखिए विकल्प सी देखिए 1800
58 है, 1858 से गवर्नर जनरल के पद वायसराय में हो गया। फिर जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ 1947 में जुलाई वाला, तब फिर से गवर्नर जनरल में तब्दील हुए हैं। एक कथा है, आइए देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसे कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में घोषित किया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1858 के नाम से जाना जाता था। इसके द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीन करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, अर्थात वह ब्रिटिश ताज का व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में भारत पर शासन करेगा। इसके बाद आक्रमण और विलय की नीतियां त्यागी गईं, देशी रियासतों के साथ संबंध सुधारा गया और सैन्य मामले में बहुत तब्दीली की गई। सेना में जो है अंग्रेजी सेना, यूरोपीय सेना और भारतीय सेना के अनुपात कम किया गया, भारतीय सेना की भर्ती कम की गई और जो सामरिक महत्व के जो स्थान थे उन स्थानों पर भारतीयों की भर्ती को हतोत्साहित किया गया। 1858 के एक्ट में यह सब प्रावधान किया गया था। आगे चलते हैं। 71 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? भारत का करिए प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, बी है विलियम बेंटिंग, सी है चार्ल्स मेटकाफ और डी है हेनरी हॉर्डिंग। आइए इसको पहले हम लोग समझते हैं कि पहला गवर्नर कौन था। पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कोई शक नहीं। आगे चलते हैं। फिर पहला जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर होता था, मद्रास का गवर्नर होता था, बंबई के गवर्नर होता था। फिर जब 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया, इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसी को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल हैं। वारेन हेस्टिंग, समझ गए? और पहला जो है भारत का गवर्नर जनरल, पहला भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसी को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उस समय कौन थे? विलियम बेंटिंग। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात आएगी, उसका उत्तर क्या होगा? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक कब से थे? 1828 से 35 तक। 33 में एक्ट आया तो 33 से 35 तक जो है 1833 से 35 तक के भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किए। अब इसी कड़ी में अगर आप जाएंगे भारत का पहला वायसराय कौन था, तो 1858 के एक्ट द्वारा 1858 के एक्ट द्वारा वायसराय का पद बनाया गया। कैनिंग उस समय थे गवर्नर जनरल। कैनिंग ही भारत के पहले जो वायसराय के रूप में आए। समझ गए? ये देखिए पीजीटी 2011 के 89 में किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। वहां पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया, वह राजा था। ऑप्शन है एडवर्ड सप्तम, बी है जॉर्ज पंचम, सी एडवर्ड अष्टम और डी है जॉर्ज कस्टम। तो इस प्रश्न को समझते हैं। भव्य दिल्ली दरबार की बात हो रही है। दिल्ली में भव्य दरबार, दिल्ली दरबार कुल 3 बार लगाया गया था। पहली बार है 1 जनवरी 1877 में। यह समय था लॉर्ड लिटन का।
लॉर्ड लिटन वायसराय थे। इनके समय जो है महारानी विक्टोरिया को, किसको, विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। भारत की साम्राज्ञी की घोषणा के समय महारानी विक्टोरिया नहीं आई थी, अपितु उनके घोषणा पत्र को लॉर्ड लिटन ने ही पढ़ा था। उसके बाद दूसरा घोषणा पत्र जो है वो भी 1 जनवरी 1903 में, दूसरा जो दिल्ली दरबार हुआ था उस समय थे वायसराय कर्जन। और हुआ क्या था कि ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम एवं महारानी एलेक्जेंड्रा के सिंहासन पर बैठने का उत्सव मनाया गया, कि सिंहासन पर बैठने का उत्सव मनाया गया। और इन दोनों को, एडवर्ड सप्तम को भारत का सम्राट और एलेक्जेंड्रा को, महारानी एलेक्जेंड्रा को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। तो ये 2 दिल्ली दरबार थे और इसमें लोग नहीं आए थे। फिर जो तीसरा दिल्ली दरबार हुआ है वो हुआ है 12 दिसंबर 1911 में। उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इस समय जो है वहां के जो ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम और महारानी थी क्वीन मेरी। ये लोग इंग्लैंड से भारत आए थे, दिल्ली में दरबार आयोजित किया गया था, वहां इनको सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसी में 12 दिसंबर 1911 की घोषणा में बंगाल विभाजन, बंग भंग को रद्द किया गया। बंग भंग यानी बंगाल विभाजन को क्या किया गया, रद्द घोषित किया गया। इसी में राजधानी कलकत्ता से कहाँ लाई गई, दिल्ली लाई गई, समझ गए। और ये लोग इंग्लैंड से स्वयं आए थे। पहली और अंतिम बार ऐसा हुआ था जब ब्रिटेन का कोई सम्राट और महारानी भारत में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुई हैं। उसके बाद दिल्ली दरबार नहीं हुआ है, समझ गए। 12 दिसंबर 1911 में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। यह आयोजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में किया गया, जिसमें ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम ने बंग भंग की घोषणा की। इस घोषणा में जॉर्ज पंचम, क्वीन मेरी के हस्ताक्षर हुए। इसी समय कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की घोषणा की गई। यह पहला और अंतिम अवसर था जब किसी दिल्ली दरबार में सम्राट और साम्राज्ञी स्वयं भारत आए। क्वेश्चन नंबर 73 है, पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन ए है 1942, बी है 1947, सी है 1950, डी है 1961। पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा की मुक्ति की बात हो रही है। ए है ऑप्शन डी 1961। हुआ क्या था 1955 में गोवा के जो है 3000 सत्याग्रहियों ने आंदोलन किया और इन लोगों ने जनमत संग्रह की मांग की। जनमत संग्रह की मांग की
कि हमारा विलय भारत में कर दिया जाए। तो जब जनमत संग्रह की मांग की, इन सत्याग्रहियों पर पुर्तगाली सेना ने गोली चलाई। जब पुर्तगाली सेना ने गोली चलाई तो भारत को हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया, भारत ने हस्तक्षेप किया और 18 अगस्त 1961 में क्या किया, भारतीय सेना ने जमीन, समुद्र और हवाई, इन सब तरीकों से क्या किया, इन पर हमला किया। और इसके लिए उन्होंने जो ऑपरेशन शुरू किया उसको ऑपरेशन विजय कहते हैं। एक बार आपकी टीजीटी परीक्षा में पूछा गया था, ऑपरेशन विजय कब प्रारंभ किया गया। उसके बाद 36 घंटे कार्रवाई की। 36 घंटे के बाद जो है क्या हुआ, इन लोगों ने, पुर्तगालियों ने सरेंडर कर दिया और 1961 में गोवा दमनदीप को पुर्तगाली शासन से मुक्त कर दिया गया। इसीलिए इसमें सही उत्तर क्या है 1961। आइए इसको देख लेते हैं। 15 अगस्त 1955 ईस्वी में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए 3000 सत्याग्रहियों ने अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया और जनमत संग्रह की मांग की, परंतु पुर्तगाली सेनाओं ने निहत्थी जनता पर गोली चलाकर भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए मजबूर कर दिया। परिणामतः भारतीय सेना पुर्तगाली परिक्षेत्र में घुसकर 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय नामक कार्रवाई की। 36 घंटे से अधिक समय तक जमीनी, समुद्री, हवाई हमले हुए। पुर्तगाली सेना ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा दमनदीप को मुक्त करा दिया गया और इन तीनों को सम्मिलित करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 30 मई 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना। दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 74 है, 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किसे अवैध घोषित कर दिया गया था। एक है बाल विवाह, बी है बहुविवाह, सी है सती प्रथा, डी है गुलामी प्रथा। इसका सही उत्तर क्या है, गुलामी प्रथा या दास प्रथा। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। समझ गए। और इसको अवैध घोषित करने के बाद फिर 1843 के इंडिया एक्ट द्वारा, इंडिया एक्ट के रूल 5 के द्वारा जो है दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। क्या किया गया, दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। समझ रहे हैं, दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया इनके द्वारा। तो समझ गए, ऑप्शन डी इसका सही है। 1833 के चार्टर के द्वारा कंपनी के चीन के साथ एवं चाय के व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंपा गया। हुआ क्या, 1833 के चार्टर में जो कंपनी को व्यापार के एक अधिकार था उसको खत्म किया गया था। चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार अभी बना था, 33 द्वारा इसको खत्म कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जात, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाए, उपबंध किया गया। मतलब कंपनी के अधीन अगर किसी को जो है सेवा देनी है तो योग्यता को वरीयता दी जाएगी। जाति, धर्म, स्थान ये सब मायने नहीं रखता। इस एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। अंततः 1843 के नियम 5 द्वारा उसका उन्मूलन कर दिया गया। क्लियर, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 75, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। 24 मार्च 1942 को, 24 अप्रैल 1946 को,
24 मई 1946 को, 24 जून 1946 को। अब आप समझिए कि कब आया, इसको समझ लिया जाएगा जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद हुआ क्या कि ब्रिटेन में सरकार आई इटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी सरकार। उदारवादी सरकार आई तो क्लीमेंट इटली साहब जो है, क्लीमेंट इटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, इन्होंने 14 मार्च 1946 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक भाषण दिया। हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण दिया। इस भाषण में कहा कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार है, प्राप्त करने का अधिकार है। ये बात हाउस ऑफ कॉमन्स में किसने की? तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने। अब बोला अब इस अधिकार के लिए योजना बनाने के लिए मैं अपने मंत्रियों का एक दल भेजूंगा, एक मिशन भेजूंगा। जो मेरे कैबिनेट के मंत्री हैं, कैबिनेट के मंत्रियों का मिशन जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इसलिए कहते हैं ना, कैबिनेट मिशन ना। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो एक कैबिनेट मिशन, उनके कैबिनेट के मंत्री आने वाले थे, इसलिए इस मिशन का नाम क्या रखा है? कैबिनेट मिशन। अब देखिए कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन में जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, ये अध्यक्ष थे इसके। समझ रहे हैं? दूसरे कौन आए? स्टेफर्ड क्रिप्स आए, क्योंकि पहले आ चुके थे, इनको कई जानकारी थी। क्रिप्स आए। ये क्या थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है एक सदस्य के रूप में आए। तीसरे कौन थे? ए.बी. अलेक्जेंडर थे। ए.बी. अलेक्जेंडर थे। ये कौन थे? नौसेना मंत्री थे, ये भी एक सदस्य के रूप में आए। और यह मिशन जो है 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। तो देखिए इसमें पहला विकल्प क्या है? 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली पहुंचा है मिशन। और यह मिशन वार्ता करके एक अपना प्लान प्रस्तुत किया, और उसका जो प्लान था वो क्या था? भारत में अंतरिम सरकार के गठन, का था। वह था संविधान निर्माण एवं संविधान सभा, संविधान निर्माण एवं संविधान सभा के गठन के संबंध में एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की। उस विस्तृत योजना को समझना है तो आपको जाना पड़ेगा 2016 पीजीटी प्लेलिस्ट पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया? आप उसमें जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने आज की अपनी क्लास समाप्त की।
अब आपकी बारी है, आप जो है अपना फीडबैक दीजिएगा। फीडबैक गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में लाइक और कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। आप लोगों ने पूरी तन्मयता और धैर्य के साथ क्लास में बने रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।